हेलो बच्चों। तो हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। ये क्वेश्चन रिलेशन का है। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनका इसमें यूज होना है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके एलिमेंट है और यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइंड किया जा रहा है। ठीक है, सेट ए से सेट ए पर, और रिलेशन आपका क्या है? रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। ठीक, और इन ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी क्या है कि भैया इनका जो डिफरेंस है ए माइनस बी वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। आर में वो जोड़े आएंगे जिनके एलिमेंट का डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो चाहो चाहो तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। और उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, प्रूफ दैट आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको प्रूफ करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपसे पूछा गया है फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। अब देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है ये आपने नहीं पढ़ा है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें पता है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग ये प्रूफ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास समझेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, ये आपका रिलेशन आर है। ठीक, ये 1 2 3 4 5 इस सेट से कहाँ डिफाइंड किया जा रहा है? इसी सेट पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब से एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइंड किया जाएगा तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा उसमें जोड़े इन्हीं दोनों सेट से आएंगे, जहाँ पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा और दूसरा एलिमेंट यहाँ से आएगा। तो अगर पहला एलिमेंट अगर हम 1 ले लें तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? यहाँ से या तो 1 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 - 1 0 होता है और 0 2 से डिविजिबल होता है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? अगर 1 ले रहे हैं तो 2 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 - 2 1 होता है और 1 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 के साथ और क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। ऐसे ही 1 के साथ और क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब 2 के साथ बनाइए, क्योंकि 1 के साथ जितने बनने थे बन गए। अब 2 के साथ बनाइए, तो ये 2 है, 2 के साथ 1 आएगा क्या? 2 - 1 1 होता है और 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 के साथ कौन आएगा? 2। 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0, और 0 2 से डिविजिबल है। ऐसे 2 के साथ 4 आएगा, क्योंकि 2 - 4 2 होता है, 2 2 से डिविजिबल होता है। अब 3 के लिए बनाइए, तो 3 के साथ 1 का बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 3 - 1 2 होता है और 2 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 1। ऐसे 3 का 3 से बनेगा और 3 का 5 से बनेगा। ठीक है, अब 4 का बनाइए, तो 4 का 2 से बनेगा और 4 का 4 से बनेगा। 5 का बनाइए, 5 का 1 से बनेगा, 5 का 3 से बनेगा और 5 का 5 से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आ गया। पूरा का पूरा रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म में रख दिया है। वही रिलेशन यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, आगे चलिए। तो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या प्रूफ करनी होती है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने क्या बताया था? आंख बंद करके आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो सेट दिया गया है उसके हर एलिमेंट के लिए जो जुड़वा वाला जोड़ा है, ठीक है, वो रिलेशन में ढूंढ लो। अगर हर एलिमेंट के लिए जुड़वा वाला जोड़ा मिल गया तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है। बाकी आपको और कुछ देखना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है सेट में? 1 2 3 4 5। तो 1 का जुड़वा वाला 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, 5 का 5 5। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, सॉरी 5 5 है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का यहाँ पे आपको जुड़वा वाला पेयर मिल गया। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। जब एक बार आपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दो तो उसके बाद फिर ये जुड़वे वाले जो हैं, जुड़े वाले जो जोड़े हैं इनको भूल जाओ, फिर इनको आपको आगे नहीं देखना है। ठीक है, जब हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। आगे देखो, तो हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सो
सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलो क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एज ए कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए में रहने वाले सभी एलिमेंट के लिए ए कोमा ए वो आर में होना चाहिए। तो ए के सेट ए के हर एक एलिमेंट का 1,1 मतलब जुड़वा वाला जो पेयर है वो हमारे रिलेशन में है। दैट इज़ वाई आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना होता है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में आपको ये प्रूफ करना होता है कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी आर में है तो इसका मतलब ये है कि बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर रिलेशन की रोस्टर फॉर्म की टर्म्स में अगर इस बात को कहा जाए तो क्या कहेंगे कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो हमने कह दिया कि जो जुड़वा वाले जोड़े हैं, ठीक है, उनको तो आपको देखना ही नहीं है। अब बाकी बच्चों को देखो। तो 1,3 है, 1,3 का उल्टा क्या है? 3,1 हैगा। 1,5 है, 1,5 का उल्टा क्या है? 5,1। 2,4 है, 2,4 का उल्टा होता है क्या है? 4,2, ये भी है। 3,1 है, इसका उल्टा 1,3। ठीक है, इसी प्रकार से हर किसी का उल्टा जोड़ा इस रिलेशन में है तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, देखिए ए कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन, हमारा रिलेशन क्या था? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो ए कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब ए माइनस बी वो इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो बेटा ज़रा ये बताओ, अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी तो 2 से डिविजिबल होगा। इज डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है भाई? अगर 4 माइनस 2 डिविजिबल है तो 2 माइनस 4 भी डिविजिबल है, खाली आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर a कोमा बी आर में आ रहा है तो 100% है b कोमा ए भी आर में आएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट चीज़ है आपकी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा था? इफ़ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ये दोनों आर में हैं तो इसका मतलब इसका पहला और इसका दूसरा एलिमेंट, इससे जो जोड़ा बन रहा है वो भी आर में होना ही चाहिए। ठीक, चलो अब इसको एनालिटिकली प्रूफ करते हैं। अगर ए कोमा बी आर में है तो इसका मतलब ए माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? मान लो 2m। 2m क्यों लिखा बेटा? क्योंकि वो हर नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। तो ए माइनस बी का आंसर जो भी आएगा वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब बी कोमा सी भी आर में, इसका मतलब बी माइनस सी भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग लिख देते हैं बी माइनस सी इक्वल्स टू 2n। ये कोई दूसरा मल्टीपल है इसलिए हमने n लिया है। ठीक है, चलो अब अगर मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो बेटा क्या आएगा? देखो जब इनको ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी है, यहाँ बचेगा a माइनस सी, और ये क्या आ जाएगा? 2 + 2 4, सॉरी 2m + n। तो आप देख रहे हो a माइनस सी वो भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ, 2m + n। 2m प्लस होने का मतलब ये है कि 2 का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल है। तो भाई जिसका डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा वो वाला जोड़ा तो आर में रहना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a कोमा सी भी आर में है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर a कोमा बी और b कोमा सी आर में है तो इसका मतलब a कोमा सी भी आर में होगा। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया है। आप इसको यहाँ रोस्टर फॉर्म में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक दो बता देता हूँ, बाकी आप लोग करके देख लीजिएगा। जैसे 1,3 है, ठीक है, तो a कोमा बी हो गया मान लो 1,3। दूसरा क्या ढूंढना है आपको? b कोमा सी, मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर
जिसका पहला एलिमेंट क्या हो 3 और दूसरा एलिमेंट 1 ना हो, ठीक है। तो देखो किसका पहला एलिमेंट 3 है, इसका पहला एलिमेंट 3 है लेकिन दूसरा 1 है, तो इसको नहीं देखेंगे। इसको देखो, इसका पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा क्या है 5। इन दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है, 1,3 3,5। तो ये दोनों जोड़े A, B और B, C की तरह है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखो क्या है, बीच वाले दोनों कॉमन हैं और बाहर वाले अलग अलग हैं। यहाँ पे भी क्या है, ये बीच वाले कॉमन है और बाहर वाले 1 और 5 अलग अलग है, ठीक। तो उसके आगे क्या था कि अगर ये दोनों आर में हैं तो A, C मतलब बाहर वालों से, बाहर वाले एलिमेंट से जो जोड़ा बन रहा है वो भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ बाहर वालों से कौन सा जोड़ा बनेगा 1,5। तो बेटा देखो 1,5 है क्या, 1,5 1,5 ये रहा, ठीक है। तो 1,5 भी है। तो हमने ये एक जोड़े के लिए प्रूफ कर दिया कि अगर ये दोनों जोड़े होंगे तो ये वाला जोड़ा भी होगा। तो ऐसे आप बाकी जोड़ों के लिए भी देख सकते हो और ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से एनालिटिकल तरीके से और रोस्टर फॉर्म को देख के भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हो। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सेट दिया नहीं रहता है, ठीक है। जैसा कि हमको यहाँ पे सेट दिया था A, तो इस कारण हम लोग इसकी रोस्टर फॉर्म लिख सके रिलेशन की। कई बार आपको ये दिया नहीं रहता है, तब आप इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते हो, तब आपको इसी तरीके से एनालिटिकल तरीके से ही प्रूफ करना होता है, ठीक। चलो, तो हमारा आधा काम हो गया। हमने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया है। तो बेटा जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्या, जब भी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो उस रिलेशन के लिए, ठीक है, उस रिलेशन के लिए वो रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड होता है उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिखी जा सकती है। दोबारा सुनो, जो रिलेशन इक्विवेलेंस है वो रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड किया जा रहा है उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिखी जा सकती है। कैसे लिखेंगे, देखो आपको करना क्या है, जैसे मैं कहता हूँ 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिखो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका रिलेशन दिया गया है उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जिसका पहला एलिमेंट 1 है। ध्यान से सुनो बेटा, आपको अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है तो आपको क्या करना है, रिलेशन के अंदर उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करो जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 1। चलो हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो एक हमारा ये है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और ये है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। बाकी और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों जोड़ों को जिनको आपने सेलेक्ट किया है या इन पेयर्स को, ठीक है, आपको क्या करना है कि इनके सेकंड एलिमेंट को आप एक साथ कलेक्ट कर लो। तो इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका 3 और इसका 5 है। तो 1 3 और 5 जब इसको एक सेट के अंदर रख देते हो ना तो यही आपका बन जाता है 1 की इक्विवेलेंस क्लास। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 जिसकी इक्विवेलेंस क्लास है उसके बाद बिग ब्रैकेट लगा के। आ गई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने आप करिएगा। अगर इस रिलेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यह आपका सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपका आर हो जाएगा 1,1 1,3 1,5 2,2 2,4 3,1 3,3 3,5, उसके बाद 4,2 4,4 5,1 5,3 5,5। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे अब इक्विवेलेंस क्लास लिखने जा रहे हैं।
तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, अभी अभी हमने देखा 1, 3 और 5। ठीक है, ठीक। इसकी खासियत क्या है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जो 1 के साथ रिलेशन आर में बंधे हुए हों। ठीक है, तो ये 1 है, ये भी 1 के साथ आर रिलेशन में बंधा हुआ है। 3 है, ये भी 1 के साथ आर रिलेशन में बंधा हुआ है। और 5 है, ये भी 1 के साथ आर रिलेशन में बंधा हुआ है। दो एलिमेंट जो आर के रिलेशन से बने हैं उनको इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ए और बी आर से बने हैं तो ए आर बी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 और 1 आर से बने हैं, 1 और 3 आर से बने हैं, 1 और 5 आर से बने हैं। तो इसलिए 1, 3, 5 इसमें आ रहा है। या इसको सिंपल भाषा में समझना चाहो तो ऐसे समझो, ये तीनों इसके खानदान के हैं। ठीक है, सपोज करो ये रिलेशन भाई का है, तो इसका मतलब ये तीनों 1 के भाई हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, 1 का खानदान है ये। ठीक, अब बेटा ऐसे 2 के लिए देखो, तो हमने 1 के लिए जैसे बताया था, तो ऐसे 2 के लिए आर में उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढो जहाँ पहला एलिमेंट क्या है, 2 है। तो देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करो, उन ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट करो, 2 और 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 4। ठीक, ऐसे आप लोग 3 के लिख सकते हो। 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, 1, 3, 5। ठीक है, ऐसे आप लोग 4 के लिए लिख सकते हो। 4 के लिए क्या हो जाएगी, 2, 4। और ऐसे आप 5 के लिख सकते हो। 5 के लिए क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। तो आप लोग देख रहे हो 1, 3 और 5 इन तीनों की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है। तो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, 1, 3 और 5 ये तीनों की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है, मतलब तीनों एक ही खानदान के हैं। ठीक है, उसके बाद 2 और 4 इनकी इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है। ठीक है, तो 1, 3, 5 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 1, 3, 5। 2 और 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 2 और 4। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपको मैंने इक्विवेलेंस क्लास का इंट्रोडक्शन दे दिया है हल्का सा, और इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाली जा सकती है। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि किस तरीके से आप इक्विवेलेंस क्लास निकालें, इतना सीख लो। अगर आप इसको ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। इक्विवेलेंस क्लास का काम क्या होता है, किस लिए इसको अलग से नाम दिया गया इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, और अगर केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो दैट्स इट, इतना काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।